हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन, बासल कन्वेंशन, रॉटरडैम, मिनामाटा। देन हम कवर करेंगे द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक एनजीओ है। ठीक है। देन अगर ये टॉपिक्स हमारे 30-35 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे बायो रेमेडिएशन। देन हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के रिलेटेड, बेसिक्स पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड। देन हम किंगडम्स पढ़ेंगे, प्लांट्स के, एनिमल्स के। देन हम मैरीन ऑर्गेनिजम्स पे शिफ्ट करेंगे। देन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, देन ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के रिलेटेड होंगे। ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ग्लोबल इनिशिएटिव्स कौन से, जैसे मैन एंड प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है। अगर ये टॉपिक्स हमारे आज हो जाते तो ये वाले हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के पहले टॉपिक से, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टॉकहोम कहाँ पे है। स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है। ठीक है। और ये किसके रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए एकदम से। ये पीओपीज के रिलेटेड है। पीओपीज मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें सबसे करंट में अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है इटली ने। ठीक है। 2021 में शायद से ज्वाइन किया है और ये इसका 186 मेंबर बना है। ठीक है। तो ये जो तीनों कन्वेंशंस है जो हम लोग पढ़ने, चारों मतलब बासेल कन्वेंशन, रॉटरडैम और मिनामाटा, ये कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ों के साथ रिलेटेड है। मतलब कोई ऐसी चीज़ें रहेंगी उसके रिलेटेड ये कन्वेंशंस बनाए गए हैं कि उनको बैन करना है, ऐसा कुछ। जैसे बासल की बात करते हैं तो वो वेस्ट के बारे में बात करता है, मिनामाटा की बात करते हैं वो मर्क्यूरी का बात करता है। उस तरह से स्टॉकहोम जो है वो पीओपीज के बारे में बात करता है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये कब स्टार्ट कब हुआ था, इसके ऊपर साइनिंग, इसके मतलब इसका जो बोलेंगे नींव कब रखी गई थी, 2004 में रखी गई थी। और 2001 में रखी गई थी, 2004 से ये फोर्स में आया था। ठीक है। क्लियर है इतना? ओके। अब बात क्या करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में। मतलब ऐसे जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में अब टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ये जो इसकी जो कमेटी, जब इसकी कॉन्फ्रेंस होती है तो वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें लिस्ट में कौन सा हमने लिस्ट में डालना है। नया नया पोल्यूटेंट्स टाइम टू टाइम लिस्ट में डालते रहते हैं। ठीक है। तो वही पोल्यूटेंट्स जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जो कि वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। जो कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में रहने की तो उनका लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, कि मतलब वो बहुत देर तक इन्वायरमेंट में रहते हैं जब वो एक बार प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। और एक टॉपिक है दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन ये भी हम पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मोस्टली ये आज के लेक्चर में रहेगा, ये कल के लेक्चर में रहेगा, परसों जो होगा बायोडाइवर्सिटी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इकोलॉजी पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि ये जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं फैटी एसिड्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। पढ़ेंगे ये अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जब ये पोल्यूटेंट्स जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना इनका। ठीक है। कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी लगेगी। तो उसी के हिसाब से इसके कॉजेज भी दिए गए हैं कुछ, की पोल्यूटेंट्स, ऐसे पोल्यूटेंट कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कैंसर करते हैं। ठीक है। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत ऐसा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स है इसके। ठीक है। डेंजरस इफेक्ट्स है। ठीक है। दिस इज लिटल अबाउट द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अगर बात करें जाए जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें एक ऑप्शन तो ये होगा, एक होगा ही होगा कि इंडिया ने रेटिफाई करा है। तो हाँ, इंडिया ने 2006 में रेटिफाई करा था। इंडिया ने रेटिफाई करा है ये भी याद होना चाहिए, और कब रेटिफाई किया वो भी याद होना चाहिए। ठीक है। अगर हम केमिकल्स की बात करें जाए, डर्टी डजन केमिकल्स, इसका मतलब क्या है कि जब स्टार्टिंग में ये कन्वेंशन बना था तो सबसे पहले 12 पोल्यूटेंट्स को इसमें डाला गया था।
ठीक है। 12 पोल्यूटेंट्स को डाला गया था, तो 31 2022 तक था, ठीक है। अब इसकी जब रिव्यू कमेटी बैठी ना, जब इसका कन्वेंशन हुआ, जब मतलब रिव्यू कमेटी बैठी, उन्होंने बोला कि हम मतलब नाम देते हैं इन पोल्यूटेंट्स के कि इनको हम लोग को पीओपीज की लिस्ट में डालना चाहिए। तो जब इनकी कमेटी के बाद जब एंड में इनका कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं किसको इसमें डालना है। तो हाँ, इस वीडियो में हम स्टॉकहोम, बासेल और रॉटरडैम के रिलेटेड ये भी पढ़ेंगे कि इनके रिलेटेड करंट क्या है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो 31+2 दो पोल्यूटेंट्स जो है अभी नए ऐड हुए हैं 2022 में ही, आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात है, तो वो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रिव्यू कमेटी है, मैंने आपको बताया रिव्यू कमेटी क्या करेगी, एक किस्म का उनको रिव्यूज़ लेगी और देखेगी कि किन को हमने मतलब लिस्ट में डालना है पीओपीज़ की। उससे पहले मतलब जो इनके पास रिकमेंडेशंस टाइप आएगी, उसे रिव्यू कमेटी वो काम करती है, ठीक है। तो इनके पास जो रिकमेंडेशंस आई वो 5 चीज़ों की आई। एक तो आई डिक्लोरेन प्लस की, ठीक है। एक आई UV328 की, ठीक है। एक आई क्लोरो पायरीफॉस की, ठीक है, क्लोरपाइफॉरस, ठीक है। फोर्थ आई क्लोरिनेटेड पैराफिन्स की, ठीक है। फिफ्थ वन आई पर फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब बोलोगे ये नाम याद रखने, हाँ ये पांचों नाम याद रखने, हालांकि इंपॉर्टेंट दो ही है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस की क्योंकि वो जो दोनों हैं वो दोनों को इसमें एडअप किया गया, जो दो की मैंने बात करी है वही दो है, दैट इज डिक्लोरिन प्लस एंड UV238, ठीक है, सॉरी 328, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इनको एक्चुअली में अगर हम बोलेंगे कि इस एनेक्स में डाला गया है, इनको डाला गया है एनेक्स ए में, हम एनेक्स भी पढ़ेंगे इसका एनेक्स वाला सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है, एनेक्स ए में डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं ये दोनों क्या है, क्योंकि ये दोनों तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है ही, पांचों के नाम इंपॉर्टेंट है पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हम लोग को। एक का नाम है डिक्लोरिन प्लस, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा बिकॉज सबको पता होगा जो वीडियो मेरी स्टार्टिंग से देख रहा है कि हमें PhD नहीं करनी है, ठीक है। एक है डिक्लोरिन प्लस और एक है UV328, ठीक है। डिक्लोरिन प्लस की अगर हम बात करें, ये क्या है, ये फायर रिटार्डेंट है फॉर प्लास्टिक्स के लिए ये फायर रिटार्डेंट है, ठीक है। UV328 की बात करी जाए, ये प्लास्टिक्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, जो किस में काम आता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, किसके लिए, प्लास्टिक के लिए, और काम किस में आता है, ये स्टेबलाइजेशन में काम आता है, ठीक है। ज़्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा बहुत याद रखो। डिक्लोरिन प्लस क्या है, फायर रिटार्डेंट के रिलेटेड है और कहीं ना कहीं प्लास्टिक के रिलेटेड है, और UV328 की बात करें जाए वो भी स्टेबलाइजेशन करता है, वो भी प्लास्टिक के रिलेटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इसके एनेक्स की, तो मैंने आपको बताया इसमें 3 एनेक्स आ जाते हैं, A B C, एनेक्स A, एनेक्स B एंड एनेक्स C। जो एनेक्स A है वो बात करता है एलिमिनेशन की, कि हमें इसको एकदम से एलिमिनेट ही कर देना है, ठीक है। और जो एनेक्स B है वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है कि हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है थोड़ी सी। और एनेक्स C जो है उसमें बोला गया है कि हमें अनइंटेंशनल प्रोडक्शन नहीं करनी है, कि मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बना के रख देते हैं, ठीक है, इस मोटिव से कि फ्यूचर में यूज़ आएगा, तो वही इसमें बोला गया कि अनइंटेंशनल प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो ये तीनों एनेक्स आपके लिए थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग में रख सकते हो इसके रिलेटेड कि एनेक्स ए में एलिमिनेशन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, और जो हमने डिक्लोरिन प्लस और UV328 पढ़ा है वो एनेक्स ए में ही डाले गए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बाकी तीन भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, पर उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो क्लोरोपाइरिफोस है, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्लोरपाइरिफोस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। ये सबसे पहले एक इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस है, और अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हमने इसको 18 क्रॉप्स के ऊपर अप्रूव करके रखा हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैन हो जाता, तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इंडिया का पावर इससे देख के भी पता चल रहा होगा कि जब ये मतलब डिस्कशन हो रहा था इसके रिलेटेड, जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, उसके रिलेटेड जब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, उस टाइम पे एक इंडिया भी कंट्री थी, बाकी कंट्रीज भी थी उसमें से, पर एक इंडिया ही ऐसी कंट्री थी मतलब जो एकदम से मतलब एकदम अड़ी हुई थी कि हमने ये बैन नहीं करना है। हमने बोला कि नहीं ये बैन नहीं करना है, और कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट पड़ा, तो हमने दैट इज क्लोरोपाइरिफॉस को बैन नहीं होने दिया। हालांकि ये जो
तीनों नहीं, दो बोलेंगे, सीपी एंड परफ्लोरो एसिड्स। इन दोनों को नेक्स्ट जो इनका कोप रहेगा ना, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इनका जो भी नेक्स्ट रहेगा बोला गया है, वो नेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया है कि अगर कोई और रिव्यू कमेटी ने कोई और पोल्यूटेंट लाया और ये दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लोरोपायरोफॉस तो एकदम से कैंसिल ही हो चुका है, ठीक है। अब इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, 18 क्रॉप्स में अप्रूव करा गया है इसको इंडिया में। और अगर इसके रिलेटेड अगर इन केस कभी क्वेश्चन आ भी जाए तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो प्ले करेगा, दैट इज अनुपम वर्मा कमेटी। यहाँ पूछ लेंगे कि अनुपम वर्मा कमेटी किसके साथ रिलेटेड थी, तो उसका आंसर यही हो, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अनुपम वर्मा कमेटी किसके साथ सिचुएटेड थी, ये थी 18 क्रॉप्स को जो अप्रूव दिया गया था इंसेक्टिवोरस की तरह, किस दैट इज क्लोरोपायरोफॉस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, लगभग 10 मिनट से ऊपर हो गए हमें स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ते ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मैं करंट अपडेट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं क्लोरोपायरोफॉस की, तो ये हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है, दैट इज हमारे एक्ट है, दैट इज इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। और इसको जो फ्रेश अप्रूवल मिला था ना, वो 2015 में मिला था, वही जो अनुपम वर्मा कमेटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कि अब क्या होता है कि एक कमेटी बिठाते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, और बोलते हैं एक बार चेक करो कि अभी हम इसको यूज़ करें फ्यूचर में कि नहीं, या फिर इसका यूज़ बंद कर देना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब है। तो वो टाइम टू टाइम तो फ्रेशली जो इसका अप्रूव मिला है वो 2015 में मिला है, ठीक है। तो अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, 18 क्रॉप्स तो है ही है, इंडियन 80 क्रॉप्स में इसको अप्रूव करा हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो हमारा इसका ट्रेड है ना, उसके रिलेटेड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबली 50,000 टन, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये याद रखने का इतना ज़रूरत नहीं है, पर इन केस कभी मेंस में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, या फिर कभी कहीं ना कहीं अगर इंटरव्यू में इसके रिलेटेड पूछ लिया जाए कि क्लोरोपायरोफॉस जो है वो इंडिया ने बैन क्यों नहीं होने दिया स्टॉकहोम कन्वेंशन में, वो इतना खतरनाक है, ऐसा कुछ हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि 50,000 टन टोटल वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसमें से लार्जेस्ट जो है वो इंडिया और चाइना का है, ठीक है। और इंडिया का अकेले जो है वो 24,000 इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 24,000 टन जो है वो सिंपल अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। उसमें से इंडिया 11,000 जो है ऑलमोस्ट वो यूज़ करता है, 12,000 जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, 12,000 एक्सपोर्ट करता है, इसको ध्यान दो। और 1,000 जो है वो अपना स्टॉक पाइल के लिए रखता है, कि मतलब अगर इमरजेंसी पड़ जाए कुछ उसके लिए रखता है। तो ये 12,000 अगर कम हो गया कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, तो कहीं ना कहीं इंडिया नहीं चाहेगा कि हम ये बैन हो जाए स्टॉकहोम कन्वेंशन में, क्योंकि हमने भी रेटिफाई करा 2006 में, तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज होल अबाउट द स्टॉकहोम कन्वेंशन। वी हैव स्टडीड ऑल द बेसिक्स विद अपडेटेड करंट अफेयर्स अप टू December 2022. Okay, so now next move on to Basel Convention. सो बासल कन्वेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनी पोटेंशियरीज, अब बोलेंगे ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो इसको मतलब क्लियरली एक एक लाइन में समझ लो कि ये जो कन्वेंशंस है रॉटरडैम, बासल, स्टॉकहोम, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लानी पोटेंशियरीज के रिलेटेड इसी के अंडर आता है, कहीं ना कहीं मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। तो अगर पूछ ले ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है, ये तो कोई डिफरेंट कॉन्फ्रेंस नहीं, इसके अंदर तीनों कन्वेंशंस आते हैं। बासल कन्वेंशन आता है हमारा, रॉटरडैम कन्वेंशन आता है हमारा, स्टॉकहोम कन्वेंशन आता है। बासल की अगर बात करते हैं तो ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, इतना पता होना चाहिए आपको। रॉटरडैम की बात करें जाए तो ये नीदरलैंड्स में पड़ता है, और हमने स्टॉकहोम तो अभी पढ़ ही लिया है कि ये स्वीडन में पड़ता है, ठीक है। और अगर बात करें बासल कन्वेंशन की, ये 1989 में रेटिफाई हुआ था। नेक्स्ट नंबर पे हमारा नीदरलैंड, दैट इज़ रॉटरडैम कन्वेंशन रेटिफाई हुआ था। एक्चुअली में ये 1998 में मतलब इसका इंट्रोडक्शन किया गया था, और फोर्स में ये 2004 के करीब आया था, जबकि जब स्टॉकहोम कन्वेंशन जब फोर्स में आया था 2001 में इसको मतलब इंट्रोडक्शन किया था, और 2004 में ये रेटिफाई हो गया था, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत बेसिक है, मैंने सही समझा इसको बताना। और इसके बाद हम लोग जो अगर हम मीनामाटा कन्वेंशन की बात करते हैं तो वो 2017 में आया था, और वो मीनामाटा इज़ इन जापान, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मीनामाटा डिजीज़ भी है, ठीक है।
तो दिस इज़ अबाउट सम बेसिक्स ऑफ ऑल द कन्वेंशन। तो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं बासिल कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, क्लियर? आई थिंक ये छोटे चार्ट से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और अगर मैं और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ तो बासिल कन्वेंशन जो है वो हजार्डियस, जो खतरनाक वेस्ट रहते हैं उसके रिलेटेड है। रॉटरडैम जो है हजार्डियस केमिकल्स के रिलेटेड है। जो हमारा स्टॉकहोम है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पीओपीज के रिलेटेड है, दैट पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड है। मीनामाटा मर्क्यूरी के रिलेटेड है। तो अभी ये एकदम से पूरा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का लेक्चर इसी में मैंने कवर कर दिया। अब थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स बासिल कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया हजार्डस वेस्ट के रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि हमें कंट्रोल करना है, किस पे कंट्रोल करना है हमें, जो लोग हम हमारा ट्रांस बाउंड्री क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ट्रांस बाउंड्री जो भी मूवमेंट होती है हजार्डियस वेस्ट की, उसको हमने कंट्रोल करना है, उसका डिस्पोजल। क्योंकि देखो क्या होता था, मैं मतलब कहीं ना कहीं ये जो कन्वेंशन था इसका मेन मोटिव क्या था, मतलब 1 मिनट के लिए हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइड रखेंगे, बात करते हैं बासिल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन की। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या होता था। अब जो उस टाइम भी यूएस जैसी कंट्रीज डेवलप थी, यूके जैसी कंट्रीज, यूरोप मतलब मैक्सिमम डेवलप था उस टाइम भी। तो ये कंट्रीज़ क्या करती थी, जो भी इनका हार्मफुल वेस्ट रहता था ना, ज़्यादा वेस्ट रहता था, जैसे मतलब हॉस्पिटल्स का जो भी रहेगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल्स का कुछ वेस्ट रहेगा, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी अगर करे उसका जो वेस्ट रहेगा, तो ये क्या करते थे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती थी या डेवलपिंग कंट्रीज ही होती थी, वहाँ पे ये लोग मतलब फेंक दिया करते थे। फेंक दिया क्या करते थे, परमिशन लेते थे, पर कहीं ना कहीं जो लीज उनको पैसे दिया करते थे, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह को इतना पता नहीं होता था कि इसका इससे क्या होगा। तो एक किस्म की उनका डिस्ट्रक्शन होता था। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े टाइम के बाद पता चलते थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो मेन मोटिव था यही था, बासिल कन्वेंशन का और रॉटरडैम कन्वेंशन का, कि कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे अभी भी अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग में चल रही है। ठीक है, डेवलपिंग की अगर बात करें, कुछ ही कंट्रीज साउथ अफ्रीका टाइप की हमें मिलती है जो डेवलपिंग में है, वहाँ पे डेवलप तो मिलेगी नहीं आपको। तो ये मेन मोटिव कन्वेंशंस का यही था। अब डायरेक्ट हम इस पे आते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी किसके रिलेटेड, वेस्ट का जो ट्रांसफर मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसके रिलेटेड है। ठीक है, बाकी अगर बात करे जाए इसमें सिंपल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, अगर आ जाए बासल कन्वेंशन और यहाँ लिखा जाए इट डील्स विद द रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो सिंपल उसको क्रॉस कर देना और ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना। बिकॉज इस कन्वेंशन में एक प्रॉपरली लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ ये डील नहीं करता है। ठीक है, क्लियर इतना। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्विट्ज़रलैंड में है, वो बासल कन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था 1989 में। ठीक है, वो सब मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है नहीं वापस से। अब डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2। हमने 3 एनेक्स वहाँ भी पढ़े थे, कहाँ पे, ये देखो इसको याद कैसे करना है आपको, मतलब रहेगा कि हाँ स्टॉकहोम है तो उसको कैसे रिलेटेड याद रखना है। अगर स्टॉकहोम ही आपको सिंपल याद रखना है, बाकी बी आर तो आपको दोनों लर्न हो जाएंगे। स्टॉकहोम कैसे याद रखो, स्टॉकहोम सिंपल पीओपी याद रखना, बाकी बासल और रॉटरडैम को अगर याद नहीं भी रखो तो हो जाए। क्योंकि बासल जो है, इतना याद रखना, वो वेस्ट के साथ काम करता है, और रॉटरडैम जो है केमिकल्स के साथ काम करता है। कहीं ना कहीं दोनों हजार्डस के लिए बात करें तो आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हो ही जाएगा इसके रिलेटेड कि जो बासल है वो वेस्ट है, और रॉटरडैम क्योंकि भारी भरकम है तो केमिकल्स के साथ कर रहा है, और अगर हम स्टॉकहोम की बात करें वो पीओपीज के रिलेटेड है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। स्टॉकहोम के लिए हमने 3 एनेक्स पढ़े थे, ए बी सी, जो कि एलिमिनेशन, रिस्ट्रिक्शन और अनइंटेंशनल प्रोडक्शन के बारे में बात करता था। यहाँ का जो पहला एनेक्स है वो बात करता है, इसको सबसे पहले इसको फर्दर 2 एनेक्सेस में बांटा गया है, 8 और 9 के बारे में। उतना डीप नहीं जाना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, सिंपल हम एनेक्स 1 और एनेक्स 2 की बात करते हैं। इसमें बात करी गई है वो वाले वेस्ट जो कि हजार्डियस है, और कन्वेंशन में उनको उनके रिलेटेड कुछ, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, कन्वेंशन में आप उसके रिलेटेड आपको कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स बताए गए हैं।
ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एनेक्स 1 में क्या बात करी गई है, जो भी हजार्डस वेस्ट रहेंगे उनको क्लासीफाई करा गया है कि जिसके ऊपर इस कन्वेंशन का कंट्रोल रहेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल प्रोसीजर्स थोड़े से लगाएंगे। तो वो एनेक्स 1 में दिया हुआ है। और एनेक्स 2 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करता है कि वो वाले यहाँ पे वेस्ट रहेंगे जिनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए होगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इसके अलावा वाले वेस्ट्स, हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, इस तरह के वेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया, एग्जाम्पल पे तौर पे कि किस किस को रेगुलेट करा गया है, जैसे बायो मेडिकल हेल्थ के वर्कर्स का वेस्ट जो भी रहता है, ऑयल्स जो रहते हैं, लेड एसिड बैटरीज रहती हैं, पीओपी वेस्ट रहता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड मोस्टली ये कन्वेंशन बनाया गया है। और अगर हम बात करें रेटिफाई करने की, तो 185 कंट्री पार्टीज़ या कंट्रीज़ बोलो, उसने इसको रेटिफाई करा है, प्लस ईयू, ये भी अपडेटेड बता रहा हूँ आपको। वन मोर थिंग, 2 कंट्रीज़ है, यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन जाएगा यूपीएससी का, दैट इज़ यूएस एंड हेती। एक ऑप्शन यूपीएससी का 100% बन जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है, कि वहाँ लिखा गया होगा यूएस हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड द बासल कन्वेंशन। तो मोस्टली लोग क्या होगा, श्योर हो जाएंगे कि हाँ यूएस ने तो करा ही होगा साइन और रेटिफाई। तो यूएस ने साइन करा हुआ है पर रेटिफाई नहीं करा हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, ओके, क्लियर इतना। मतलब जब नींव रखी हुई होगी तब तो साइन कर दिया, उसके बाद एंड में उसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया अपनी कंट्री में, दैट इज रेटिफिकेशन। तो इतना चीज़ क्लियर रखना, यूएस और हैती ऐसी 2 कंट्रीज है। ठीक है, यूएस का नहीं, क्या पता हैती का पूछ ले, तो ये चीज़ें याद, दोनों चीज़ें याद रखना रिलेटेड टू बासल कन्वेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बासल कन्वेंशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर थर्ड कन्वेंशन, दैट इज रॉटरडैम कन्वेंशन, विच इज इन नीदरलैंड। कहीं ना कहीं ये जो कन्वेंशंस के नाम दिए गए हैं वो प्लेसेस के नाम के ऊपर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो कन्वेंशन जब फोर्स में आया था, ये उन्हीं कंट्रीज़ में उसके रिलेटेड वोटिंग वगैरह जो भी है, या जो अलग अलग कंट्रीज आई थी, उन्होंने वहाँ पे जाके ही अडॉप्ट किया था। ठीक, क्लियर है इतना। ओके, तो बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की। कहीं ना कहीं मैंने आपको सिंपल बता दिया किसके रिलेटेड है। देखो, सबसे पहले ये बासल और हमने वो दोनों भी पढ़े, ये तीनों जो है, तीनों के तीनों जो है वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस एक चीज़ बताता हूँ, अगर बात आ जाए रॉटरडैम कन्वेंशन की, तो अगर ये टर्म आपको आ जाए कहीं पे, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, prior informed consent is related to which convention? The options are Basel, Rotterdam, Stockholm and Minamata. You will all be confused about that. ठीक है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग कि आप लोग मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होने वाले हो। तो याद रखना, जब प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल्स। अगर ये केमिकल्स के रिलेटेड है तो आप बासल और रॉटरडैम के साथ इन दोनों को मतलब एकदम से दिमाग में सोच के बना ही लोगे कि इट इज़ रिलेटेड टू रॉटरडैम कन्वेंशन। और ये जब हम प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की बात करते हैं, इट इज़ प्रॉपरली लीगली बाइंडिंग। अगर डायरेक्टली इसी के रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन आ गया कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट और उसके आगे ऑप्शंस दिए गए, इट इज़ लीगली बाइंडिंग और ये क्या कहता है वो सब दे दिया तो फंस जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीगली बाइंडिंग है। नेक्स्ट चीज़, इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें बताया गया है कि कुछ जो भी हजार्डियस केमिकल्स रहेंगे या पेस्टिसाइड्स रहेंगे, तो ये 2 चीज़ों की बात करता है। इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पेस्टिसाइड्स। तो हजार्डियस केमिकल्स रहेंगे या पेस्टिसाइड्स रहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, उसके रिलेटेड ये कन्वेंशन आ जाता है। कहीं ना कहीं जो तीनों कन्वेंशंस है वो किसकी बात करते हैं कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो भी, जैसे हम स्टॉकहोम की बात करते हैं तो वहाँ पे पीओपी के रिलेटेड हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है। बासल में पढ़ते हैं तो जो भी वेस्ट रहेंगे हजार्डस वेस्ट, उसके लिए रिलेटेड हमारी एक किस्म का क्या बोलते हैं इसको, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको एक साथ चलना है आगे। इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एप्लीकेबल टू रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, अब 2 एनेक्स हमने पढ़े थे। ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना कि बासल और रॉटरडैम को एक साथ याद रखना, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है। एनेक्स 3,
देर विल बी क्वेश्चन ऑफ फ्यू ऑफ यू कि एनेक्स 1 और 2 कहाँ गया। एनेक्स 1 और 2 जो था वो बासल का था, यहाँ एनेक्स 3 ही है अकेला। नो PhD नीडेड, ऐसा क्यों है? यहाँ पे भी एनेक्स 1 एनेक्स 2 अलग बनाना चाहिए था। तो उनको मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग एक काम करो, जब नेक्स्ट कोप होगा तो आप चले जाना वहाँ बैठने, ठीक है? इतना सोचो मत, जो दिया है वो पढ़ो, ठीक है? सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। तो एनेक्स 3 की जब हम बात करते हैं, इसमें वो वाले जैसे हमने एनेक्स 1 में पढ़ा था, क्या आया था, चलो थोड़ा सा याद रखो क्या आया था उसमें। उसमें हजार्ड वेस्ट के बारे में बात करी थी, जिसको हमने कंट्रोल प्रोसीजर जिस पे अपनाना है, जो जो कन्वेंशन में उसका नाम लिखा गया था। एनेक्स 2 में क्या आया था, जो अदर वेस्ट है जैसे हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उसके बारे में आया था। वैसे एनेक्स 3 में पेस्टिसाइड्स और जो इंडस्ट्रियल के केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में बात करी गई है, जिनको हमने बैन कर दिया है, या हमने उसको सिवियरली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने किसको बैन किया है, किसको हमने सिवियरली रिस्ट्रिक्ट किया है, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर करंट रिलेटेड इसका कुछ आएगा तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई मैंने वो पढ़ाया था, ठीक है? तो दिस इज अबाउट द रॉटरडैम कन्वेंशन, और लेट्स मूव टुवर्ड्स द मिनामाटा कन्वेंशन, ठीक है? सो मिनामाटा कन्वेंशन, सबसे पहले मिनामाटा क्या है, जापान में जगह का नाम है, ठीक है? जापान में कब आया है, 2017 में आया, फ्रेश है, ठीक है? किसके रिलेटेड है, मर्क्यूरी के रिलेटेड है, ठीक है? क्लियर है इतना? लीगली बाइंडिंग है, जी हाँ, ये भी लीगली बाइंडिंग है। बात क्या करता है कि एयर, वाटर, सॉइल, जहाँ जहाँ मर्क्यूरी प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए पॉइजनस है वो, ठीक है? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए पॉइजनस है वो। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आप ये करो कि मर्क्यूरी कहाँ कहाँ मिलता है, हमें हर जगह पर मिलता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में। आप बोलोगे कि एयर में कैसे, बस मिलता है, वाटर में कैसे, बस मिलता है, सॉइल में कैसे, बस मिलता है, ठीक है? इतना नहीं करो PhD। तो नर्वस सिस्टम में मतलब एक किस्म का ये हमें हार्मफुल पहुंचाता है मर्क्यूरी हमें, तो इसीलिए इसके रिलेटेड हमें कन्वेंशन चाहिए था बहुत इंपॉर्टेंटली, तो इसलिए हमने ये कन्वेंशन लाया। अगर देखा जाए, हम बात करें इन्वायरमेंट और हेल्थ के रिलेटेड, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था और मोस्ट रिसेंट है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अडॉप्ट किया गया था 2013 में, ठीक है? मतलब बोलते हैं ना, जब बात करना स्टार्ट करी गई थी। एक्चुअल में फोर्स आया था 2017 में, इंडिया ने रेटिफाई करा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, 2018 में, ठीक है? 2018 में इंडिया ने इसको रेटिफाई करा, ठीक है? अगर इसकी COP1 के बारे में बात करें, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहली हुई है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है जो कहाँ पे, जिनेवा में, वहाँ पे हुई है, ठीक है? पहली COP इसकी, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनामाटा कन्वेंशन। वी हैव ऑलरेडी डन अवर स्टॉकहोम कन्वेंशन, अवर रॉटरडैम कन्वेंशन, एंड दैट इज बासल कन्वेंशन। सो ये कन्वेंशन का टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सो थैंक्स, बाय बाय, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।